जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का 17वां प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर आपको कुल प्रश्न 30 देखने को मिलेंगे। आपने कितने सही किए हैं अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा। अगर बेटा 30 में से आप 25 प्लस पहुँच रहे हो तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्दी है वो आपका इंतज़ार कर रही है। बेटा अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वहां पर जाकर देख लीजिए। और अगर किसी टॉपिक को आप डिटेल में देखना चाहते हैं, थ्योरी के फॉर्मेट में पूरा देखना चाहते हैं, पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं, चाहे संधि हो, समास हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के विजिट करिएगा ज़रूर। बेटा पहला प्रश्न है कि व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है। अगर हम व्याकरण की बात करें, व्याकरण बेटा क्या होता है, हमें जो हमारे वर्ण होते हैं उनको सही तरीके से कैसे लिखना है, कहाँ पर आपके कर्ता का प्रयोग करना है, क्रिया का प्रयोग करना है, कर्म का प्रयोग करना है, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से किस तरीके से आप लिख पढ़ सकते हो, ये सारा ज्ञान एक्चुअली हमें कौन कराता है बेटा, व्याकरण कराती है। ये तो इसकी परिभाषा। काल की अगर हम बात करें तो काल का मतलब बेटा आपका क्या होता है, समय होता है। ठीक, काल का मतलब क्या होता है बेटा, समय होता है। आप जानते हो हिंदी में आपके 3 काल हैं, एक भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी है। तो अब यहाँ पर बात करें काल का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर तो आपने ऑलरेडी देख लिया। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काल को आप मृत्यु से और जो है यमराज से तुलना करके मत देखिएगा। यहाँ पर एक्चुअली आपसे व्याकरण में काल के बारे में पूछा गया। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य, अगर बेटा हम हिंदी में बात करें तो वाच्य के आपके 3 भेद होते हैं। एक्चुअली वाच्य का जो निर्धारण होता है या काम क्या होता है, वो ये होता है कि जो आपका वाक्य दिया गया है वहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर क्रिया की प्रधानता है, ये सब बताने का काम वाच्य करते हैं। तो वाच्य बेटा आपके हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कर्तवाच्य होता है, ठीक है, दूसरा बेटा आपका कर्मवाच्य होता है और तीसरा वाला बेटा भाववाच्य होता है। तो वाच्य हिंदी में आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया बेटा आपको। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कथन का भार बेटा आपके कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर आपका कर्तवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में कथन का भार बेटा कर्म पर पड़ता है और कर्म की प्रधानता भी होती है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जिस वाच्य में आपके भाव की प्रधानता होती है और कथन का भार बेटा भाव पर पड़ता है, वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में आपका भाववाच्य होता है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब आपने ऑलरेडी देख लिया कि 3 प्रकार सर ने यहाँ पर बताए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि बेटा आपका या भी दिया गया है, रा भी दिया गया है, ला भी दिया गया है और वा दिया गया है। यारा लावा, यारा लावा, ये बेटा आपके वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन में आते हैं? अब आप सभी जानते हो बेटा जो वर्ण है ना, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका बच्चों स्वर है और दूसरा क्या है, वो आपका व्यंजन है। ठीक है, स्वरों की अगर हम संख्या की बात करें तो बेटा आपको 11 मिलेंगे, व्यंजन आपको 33 भी मिलेंगे जो कि मूल व्यंजन होंगे, 39 भी आपको दे सकता है और 41 भी दे सकता है। कौन है, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है वर्ण पर आधारित, बहुत डिटेल में है, किन परिस्थितियों में कौन सा आंसर सही होता है वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो आप जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यारा लावा की किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये बेटा आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं बेटा? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपके बेटा यारा लावा आते हैं। मतलब आपके हिंदी में जो व्यंजन है उन्हें कई भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें यारा लावा, तो इसमें बेटा आपके आ जाएंगे। ठीक है, यारा लावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन में बेटा आपका सलजम वाला सा भी होता है, सपेरा वाला भी होता है, षटकोण वाला भी होता है और रा होता है। ये ऊष्म व्यंजन आते हैं, गर्मी पैदा होती है इनको बोलने में। अंतस्थ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। स्पर्श व्यंजन बेटा आपका का वर्ग वाले होते हैं, चा वर्ग वाले होते हैं, टा वर्ग वाले होते हैं, ता वर्ग वाले होते हैं और पा वर्ग वाले। ता नहीं है, ठीक है, ता से तरबूज है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये आपके का वर्ग में क ख ग गंगा च छ ज ञ ट ठ ड ढ त थ द न प फ ब म, मतलब कुल यहाँ पर आपके कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। ये बेटा आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अयोग वाह में बेटा आप देखोगे ना, आपका विसर्ग भी आता है और आपका अंग आता है, ये दोनों के दोनों आपके अयोग वाह में आते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अधिक जानकारी चाहिए ना तो वहाँ पर जाकर विजिट कर लेना बेटा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर बेटा कौन सा है, 11 लावा आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है, अथ दिया गया है। अथ क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अथ लिखा हुआ है। अथ का बेटा विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला। ठीक, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। कौन सा है, अथ। अथ का बेटा विलोम इति होता है। सो ऑप्शन नंबर डी में आपके 4 में दिया गया है। तो अथ का विलोम क्या होता है बेटा, इति होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी अनर्थ वगैरह नहीं होते, अर्थ का अनर्थ जरूर होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया गया है आपके सामने कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि भारत की, यहाँ पर खाली जगह है, की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अब किसकी रक्षा करना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आप ऑप्शन में भरिए जो दिए गए हैं रिक्त स्थान में और उसके बाद आंसर करिए। तो क्या कह रहा है, भारत की विस्मिता, विस्मिता तो फिट नहीं बैठ रहा है और मतलब नहीं आ रहा है। भारत की सुस्मिता, अरे सुस्मिता सेन की तो बात कर नहीं रहा, ना ना, भारत की अस्मिता, अस्मिता की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप बेटा क्या भरेंगे, अस्मिता भरेंगे। क्या भरेंगे बेटा, अस्मिता भरेंगे। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान में ऑप्शन नंबर सी अस्मिता को आप फिल कर देंगे, भर देंगे तो आंसर आपका फिट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यास, उपन्यासों में नीचे उपन्यास दिए गए हैं, कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में आंचल को फोकस करके लिखा गया है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन हुआ है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध हुआ है वो आपसे जानना चाहता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। तो बेटा बाणभट्ट की आत्मकथा तो इसमें आती नहीं है। मैला आंचल बेटा आपका नाम ही है आंचल और ये आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत भी आता है। सो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, मैला आंचल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत पूछा जाता है मैला आंचल। ठीक है, अब ये बेटा रचना किसकी है, तो बेटा आपके फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर यहाँ पर सल्जम वाला बनेगा। ठीक है, सल्जम वाला, फणीश्वरनाथ रेणु, ये बेटा इनकी रचना है। कौन सी, मैला आंचल, बहुत पूछी जाती है और ये एक आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, देख सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। ये आपके सामने दिया गया है और आपसे इन पंक्तियों में पूछा गया है कि कौन सा रस है। बेटा किसी काव्य को आप क्या कर रहे हैं, ले लिया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आनंद की अनुभूति हो गई, तो वहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, रस हो जाएगा। मतलब कह रहा है किसी काव्य को आप पढ़ते हैं, किसी मूवी वगैरह को देखते हैं, कोई भी दृश्य कुछ भी देख रहे हैं, आनंद की अगर आपको अनुभूति हो रही है तो आप बस समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आपका रस है। तो रस की परिभाषा आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेटा बात करेंगे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि देख सुदामा के दीन दशा, मतलब उनकी गरीब दशा को देख करके, पैरों में चप्पल जूते नहीं है, फटे हैं उनके कपड़े, ये हालत देख करके बड़ा हृदय जो है बहुत बैठ जाता है उनका, भगवान श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर बेटा करुण रस की बात की गई है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे मोस्टली क्या होता है, करुण रस का मतलब बेटा जो स्थायी भाव होता है ना, वो आपका शोक होता है। और करुण रस का जो प्रयोग है ना, मोस्टली चिर विरह की स्थिति में किया जाता है। चिर विरह की स्थिति का मतलब है प्यारे बच्चों कि कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस अवस्था में क्या होता है, मोस्टली आपके करुण रस का प्रयोग किया जाता है। शांत रस में बिल्कुल शांत वाली बातें होती। वीर रस में होता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, ऐसे कुछ करके है। ठीक है, सीधा नहीं होगा। अब यहाँ पर वीर रस में बेटा क्या होता है, उत्साह होता है, इसका स्थायी भाव। हास्य रस में हा वाली बात होती है, हंसने वाली बात। सो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर ऐसी तो कोई बात है नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल दुख की बात है।
कि एक दोस्त इतना अमीर है, 3 लोग का स्वामी है और दूसरा इतना गरीब है, बहुत दुख हुआ। सो यहाँ पर आपका करुण रस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बेटा वो होते हैं जो आपके पुरुष जाति का बोध कराने का काम करते हैं। अगर हिंदी में हम लिंग की बात करें तो बेटा लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका पुल्लिंग होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और एक आपका बेटा स्त्रीलिंग होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है। लिंग निर्धारण करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी आपके सामने शब्द दिया गया है उसके पहले आप क्या करना बेटा, एक विशेषण का प्रयोग कर लेना, और उस विशेषण का प्रयोग करोगे वो विशेषण आपका दूध का दूध पानी का पानी मतलब आंसर निकलवा देगा। विशेषण अगर पुल्लिंग वाला रखोगे तो जो भी आपके सामने शब्द दिया गया है वो पुल्लिंग का माना जाएगा। अगर विशेषण स्त्रीलिंग के साथ फिट बैठ जाता है तो वो विशेषण आपका स्त्रीलिंग के साथ बैठेगा, सो वो शब्द आपका स्त्रीलिंग माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, अच्छा पुल्लिंग का विशेषण है, अच्छी स्त्रीलिंग का विशेषण है, कैसा पुल्लिंग का है, कैसी स्त्रीलिंग का है। समझ रहे हो ना? बस इसी तरीके से समझना है। तो अब पुल्लिंग बताना है। इसमें डिबिया है। अब मैंने बोला है यार ये डिबिया बड़ी अच्छी है। अब अच्छी एक्चुअली क्या है, स्त्रीलिंग वाला है, आपसे पुल्लिंग पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर ए आपको काटना पड़ेगा। संचालक, बोले वो यार विद्यालय का बड़ा अच्छा संचालक है। अच्छी संचालक नहीं बोल रहे हो आप, यहाँ पर क्या बोले, अच्छा संचालक है। सो अच्छा क्या है, पुल्लिंग वाला है, सो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो भवदी आपका पुल्लिंग होता है क्योंकि इससे जो स्त्रीलिंग बनाया जाता है वो भवदीया बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया है। यहाँ पर एक्चुअली में आपका क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, भवदीया होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगर यहाँ पर भवदी दिया गया है तो बी और सी आपके दोनों के दोनों हो जाएंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है? क्लियर हो गया ना? मतलब यहाँ पर संचालक है सो पुल्लिंग है, भवदी है तो भी पुल्लिंग है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर भवदिया एक्चुअली में आपका है, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी है। अगर भवदी दिया गया है तो आपके बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है? इस स्थिति में चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। शंका रखना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि टेंशन जो लेगा उसकी पेंशन कोई और लेगा। अब आप कहोगे पेंशन तो है नहीं, एनपीएस का ज़माना है। कोई बात नहीं बेटा। शब्दों में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का दिया गया? ऐसा कौन सा शब्द है जो अच्छा कह रहा तुर्की भाषा का नहीं है? क्या बात है, मतलब 3 आपके बेटा तुर्की भाषा के हैं, चौथा वाला नहीं है। जो नहीं है वही आपका सही है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है बेटा, 9वें नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बारूद आपके बेटा तुर्की भाषा का शब्द है, बेगम आपके तुर्की भाषा का शब्द है, चेचक आपके तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन पैगंबर बेटा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ये प्यारे बच्चों अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। सो ऑप्शन नंबर सी 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो ये सारे के सारे शब्द आपके विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को मैं ऑलरेडी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में बता चुका हूं। तो ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, मतलब दूसरे देश की भाषाओं के शब्द जो हमारी हिंदी में आकर मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, वो विदेशी भाषा के शब्द है। उसमें चाहे आपके तुर्की के हों, अरबी के हों, फारसी के हों, अंग्रेजी के हों, चीनी के हों, फ्रेंच के हों, तुर्की के हों, कहीं के भी हों, अगर विदेशी भाषा के हैं तो समझ लेना विदेशी भाषा के शब्द के अंतर्गत आएंगे। सो यहाँ पर राइट आंसर बेटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? चलिए अगला सवाल दिया गया यहाँ पर। मोना दिन भर पढ़ती रहती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़ाई करना चाहिए, आप लोग भी पढ़ाई करिए, लेकिन मैं नहीं कहता कि दिन भर पढ़ते रहो, घुसे रहो, पागल हो जाओ, है ना? इतना पढ़ो कि अपना काम हो जाए। में रेखांकित पद पर प्रयुक्त अव्यय का भेद बताना है। अव्यय का मतलब होता है बेटा जिसको आप व्यय नहीं कर सकते। व्यय का मतलब हिंदी में आपके बदलाव की बात कर रहा है। बदलाव का मतलब होता है कि जो भी शब्द दिया गया है उसमें न लिंग के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हो, न वचन के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो, न कारक के अनुसार परिवर्तन। अगर इस स्थिति में आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे तो प्यारे बच्चों आपका अव्यय कहलाएगा। अगर परिवर्तन कर लोगे तो व्यय कहलाएगा, ठीक है? अव्यय की बात कर रहा है, अव्यय का भेद बताना।
अब यहाँ पर एक्चुअली आप देख रहे हो दिन के साथ में भर लगा हुआ है, तो दिन भर जो यहाँ पर भर लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली बेटा आपका निपात होता है। और निपात आपके क्या होते हैं, अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निपात। ठीक, और डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी ऑलरेडी आपका बना हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। तो निपात के बारे में आप वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। निपात एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपके वाक्य में और जोर देने का काम करते हैं। आपका जो वाक्य दिया गया होता है ना, उसमें और जोर देने का काम करते हैं, और बल प्रदान करने का काम करते हैं, वो बेटा आपके निपात होते हैं। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, चरण कमल बंदौ रघुराई, इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। अलंकार बेटा आपके हिंदी साहित्य के क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। आभूषण जानते हो, किसी भी व्यक्ति को विशेष करके जो है महिला को पहना दो तो थोड़ी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार क्या होता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अलंकार में एक्चुअली क्या होता है ना, तीन भेद होते हैं अलंकार के। एक बेटा आपका शब्द अलंकार होता है, एक बेटा क्या होता है, शब्द अलंकार होता है, मतलब कह रहा है कि शब्द के माध्यम से अर्थ में सुंदरता लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा होता है बेटा अर्थालंकार। अर्थालंकार मतलब अर्थ के अनुसार क्या होता है, जो काव्य है उसमें सुंदरता लाने का या उसमें आभूषण पहनाने का काम किया। आभूषण का मतलब सुंदरता लाने का ही प्रयास होगा। और तीसरा बेटा आपका उभयालंकार होता है। उभया है, ठीक है, उभया, अरे बंजा भाई, उभयालंकार होता है, जिसमें आपका जो भी काव्य दिया गया होता है, जो भी पंक्तियाँ दी गई होती हैं, जो भी गद्यांश पद्यांश दिया गया होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों को लेकर के चलता है। सो वहाँ पर उभयालंकार होता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि चरण कमल बंदौ रघुराई 11 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर एक्चुअली में कौन सा अलंकार होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें बेटा अगर बात करूँ ना मैं वास्तविकता की, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा, रूपक अलंकार है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। अगर यमक अलंकार की बात करें तो इसमें बेटा क्या होता है, आपके दो या दो से अधिक शब्द दिए गए होते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, आपका कोई शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ज़्यादा विस्तार प्यारे बच्चों यहाँ पर कर नहीं सकता, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब है कि 4 दिन की बल्ले बल्ले, उसके बाद फिर अंधेरे में काटना है, बिना लाइट में काटना है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अर्थ कुछ विशेष निकलता है जो मैं बता रहा हूँ। इसके जो लिखा होता है ना शब्द, उसके अनुसार नहीं निकलता, कुछ विशेष अर्थ निकलता है। लोकोक्ति के बारे में पहले बताता हूँ आपको बेटा। लोकोक्ति अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, लेकिन अगर हम मुहावरा की बात करेंगे तो मुहावरा बेटा आपका क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक वाक्यांश होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 4 दिन की चांदनी, मतलब 4 दिन तो खूब रोशनी रोशनी रही, उसके बाद अंधेरी रात आ जाती है, मतलब सुख ही सुख होना, थोड़े दिन का सुख होना। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, अधिक फिट बैठ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटा आपके 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं। अगर खड़ी बोली की बात करें तो सबसे पहले कवि बेटा आपके किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, इनकी रचनाएं भी शानदार हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आंसू झरना लहर बहुत ही शानदार रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साकेत वगैरह बहुत आपसे पूछी जाती हैं। सो इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, और विस्तार से आप चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के विजिट करना और सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेना। बेटा ठेठ हिंदी का ठाठ ये एक रचना है, किसकी रचना है, बहुत शानदार रचना है, बहुत परीक्षा में पूछी जाती है। ठेठ हिंदी का ठाठ बेटा ये रचना आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ये रचना किसकी है बेटा, आपके ठेठ हिंदी का ठाठ
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। महादेवी वर्मा की बेटा यामा रचना बहुत पूछी जाती है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और स्मृति की रेखाएं भी हैं, अतीत के चलचित्र भी है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी हैं, गिल्लू भी है। ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है, बहुत ही शानदार है। निहार रस में नीरजा भी आपके महादेवी वर्मा जी की रचनाएं ही हैं। ठीक है, अगला सवाल है त्वरित। बेटा एक आपका शब्द दिया गया है और इसका तद्भव पूछा गया है। बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई संस्कृत का शब्द है और आप उसको आपने क्या किया है, उठाया और हिंदी में बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, मतलब संस्कृत का शब्द था, आपने उठाया और बिल्कुल जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में आप प्रयोग करने लगे, तो वो मेरे बच्चों क्या कहलाता है, वो आपका तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। मतलब संस्कृत के शब्दों का ज्यों कहते हो हिंदी में अगर आप प्रयोग करने लगते हो तो वो प्यारे बच्चों क्या होता है, वो आपका तत्सम शब्द होता है। लेकिन क्या होता है, संस्कृत का शब्द दिया गया है, उसको आपने क्या किया, अपने अनुसार थोड़ा सा विकृत कर लिया, उसके रूप में कुछ न कुछ बदलाव कर लिया, उसके बाद बेटा आपने क्या किया, हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों वो शब्द ना तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। मोस्टली वर्तमान में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर आपके तद्भव ही होते हैं। ठीक, तो त्वरित यहाँ पर दिया गया है, इसका तद्भव रूप बताना है। एक्चुअली आपका त्वरित जो दिया गया है ये तत्सम शब्द दिया गया है। आपसे बेटा क्या बोला गया है कि तद्भव शब्द बताओ, तो त्वरित का मतलब बेटा तुरंत भी होता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। शीघ्र तो आपको करना नहीं है, तुरंत भी होता है। लो इसमें यार तुरंत दे दिया गया आपका। ऑप्शन नंबर सी भी यार यहाँ पर सही है। अगले ऑप्शन में ए और सी दोनों, तो दोनों सही हैं। सो अब राइट आंसर एक्चुअली में कौन सा होगा, तो वो बेटा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ऐसे भी तुरंत लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह तुरंत ही लिखा हुआ है। एक में बिंदी ऊपर चढ़ा दी, एक में आपका ना आगे लगा दिया है। ठीक, चलो अगला सवाल है 8 हैं अध्याय जिसमें, ये बेटा आपके सामने वाक्य का एक अंश दिया गया है, हिस्सा दिया गया है और कह रहा है यह किस समास का उदाहरण बनाएगा जा करके। तो बेटा 8 हैं अध्याय जिसमें, इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, अष्टाध्यायी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अष्टाध्यायी बोलेंगे। 8 अध्याय का समूह होता है, उसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बेटा बता दो ना यहाँ पर कौन सा समास है, लेकिन ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है 8 हैं अध्याय जिसमें, मतलब अष्टाध्यायी की बात कर रहा है। इनमें से 8 की प्रधानता नहीं है, अध्याय की भी प्रधानता नहीं है। अष्टाध्यायी एक नया शब्द बनता है, उसकी प्रधानता हो जाती है। सो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बेटा जिस समास में क्या होता है ना, दोनों पद अप्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्यारे बच्चों क्या होता है, अप्रधान होते हैं, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। और यहाँ पर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन हो गया, लंबोदर हो गया और आपका दशानन हो गया, दशमुख हो गया, ये सब के सब आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास में बेटा हमें तोड़ना होता है। अगर और से मिल जाएगा, अथवा से मिल जाएगा तो आसानी रहती है पहचानने में। वैसे तो तोड़ते हैं हम ना, तो उसमें से हम देखेंगे कि जैसे मान लो बोले गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास में एक्चुअली होता ये है कि जो भी आपका शब्द दिया गया होता है, जब उसे हम तोड़ते हैं तो के समान बीच में आता है या फिर रूपी आ जाता है, तो वहाँ से हम पहचान कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर समास कौन सा है, हमारा कर्म है या फिर और कोई है। ठीक, चलो अब यहाँ पर द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास में बेटा क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है बेटा, वो संख्यावाची विशेषण होता है। तो जिस समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची विशेषण होता है, संख्या को बताने वाला विशेषण होता है, वो प्यारे बच्चों आपका द्विगु समास होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। द्वंद्व समास में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता होती है आपके द्वंद्व समास में। तो यहाँ पर जैसे राम सीता हो गया, अच्छा भला हो गया, मतलब भला बुरा हो गया, कुछ इस तरीके से आना जाना हो गया, ये सारे के सारे आपके होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं जितना एक्सप्लेन कर पाऊँगा समझाने की कोशिश करूँगा, पर समय भी बहुत तेज़ चलता है, इसलिए मुझे भी तेज़ चलना पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। एक चीज़ तो क्लियर है,
3 वाक्य बेटा आपके गलत दिए गए हैं, एक सही है। जो सही है वही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बेटा, दिया गया है कि भारत में अनेकों जातियाँ। यार एक बात बताओ, यहाँ पर अनेकों लिख दिया, सो ये आपका वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक दिया गया होगा, एक का बहुवचन हमें बनाना होगा, तो वो बेटा आपका अनेक बनता है। मतलब एक का बहुवचन अनेक बनता है, तो अब अनेक को अनेकों बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, सो ये भी कट हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ऐसे चांद बिंदी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अनेकों यहाँ पर लगा दिया है, सो ये भी गलत हो जाएगा। और अनेक के हिसाब से ये आपका बहुवचन में है, सो जाति नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जातियाँ होनी चाहिए, इसलिए ये सारे ऑप्शन कट होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या करेगा, सब पर भारी पड़ जाएगा और राइट आंसर वही बन भी जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कपटी मित्र के लिए सही मुहावरे का चुनाव करना है। बेटा मुहावरा जो होता है वो आपका वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं ना, जो काव्य होता है उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं अर्थ, विशिष्ट अर्थ देने का काम करवाते हैं, और एक तरीके से मैं कहूँ ना तो काव्य की सुंदरता में कहीं ना कहीं ये भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बात तो 2 शब्दों में कहते हैं लेकिन अर्थ बड़ा विस्तृत होता है, बड़ा गहरा होता है। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। एक्चुअली मुहावरे का कहानी यही होती है। तो अब कह रहा है कपटी मित्र का मतलब होता है दांत काटी रोटी। बड़ा पक्का यार आना है, तो दांत काटी रोटी वाला तो होने वाला नहीं है। ईद का चांद होना यार, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना, तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं कुछ। अकल बड़ी की भैंस, तो यहाँ पर ऐसी कुछ बात ही नहीं की गई यार, मतलब क्या। आस्तीन का सांप होना बिल्कुल राइट आंसर है। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र होना। सामने तो बड़ी प्यारी प्यारी बोलेगा लेकिन हमेशा व्यवहार कपटपूर्ण होगा, मुसीबत आएगा तो भाग खड़ा होगा। इसलिए दोस्तों का चुनाव करते समय ध्यान रखिएगा, एक दोस्त बनाना लेकिन ठोक पीट के अच्छा खासा बनाना, जो लाइफ टाइम तुम्हारा साथ देगा। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। बेटा जयचंद्र प्रकाश एक क्या है, महाकाव्य है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यह रचना किसकी है, तो राइट आंसर है बेटा भट्ट केदार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर। जयचंद्र प्रकाश बेटा भट्ट केदार की रचना है। शानदार प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सही, क्या लिखा हुआ है, सही शब्द का चुनाव करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ओके, मैं मस्त हो गया था एक्चुअली इसको ऐसे ऐसे करके चला के देखने में। तो बेटा सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पिताजी के हाथ में मानो खजाना लग गया है। जहाँ खजाने की बात आती है तो कुबेर का खजाना आता है और कुबेर का खजाना आता है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भी हो जाता है। तो लक्ष्मी का खजाना नहीं भैया लेना है हमें, यमराज से तो भैया दूरी रखना है। सब लोगों को पर रह नहीं पाओगे, एक समय आएगा ले ही जाएगा वो। गंधर्व वंधर्व वाला है नहीं, गंधर्व विवाह वर्तमान में बहुत प्रचलित है, प्रेम विवाह यार। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताओ। विराम चिन्ह का नाम बताना है। वो विराम चिन्ह ये देखो दिया गया, ऐसे करके ऐसे दिया गया है। इस विराम चिन्ह का नाम बताना है। बेटा इसे ना हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो ऐसे करके लगता है। तुल्यता बोधक का मतलब होता है बराबर वाला चिन्ह। पूर्ण विराम भैया डंडा ऐसे खींच देते हो, ये सारे के सारे समझ में आए। तो ये जो लाइन खींचकर नीचे बिंदी लगाई गई है, ये बेटा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। सो ऑप्शन नंबर बी 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम बेटा वो शब्द होते हैं जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो आपके सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। चाहे मैं की बात करो, तुम की बात करो, हम की बात करो, भैया सबके सब सर्वनाम हैं। आज वर्षा होगी, सर्वनाम लापता है। वह कल दिल्ली जाएगा, वह क्या है बेटा, यहाँ पर एक सर्वनाम है।
सो सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्यालय वाले में सर्वनाम है ही नहीं। मदन और सदन में आपके कर्ता दिए गए हैं, सो सर्वनाम है नहीं, संज्ञा दी गई है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बेटा दिया गया है कि पयोधि, पयोधि दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है? आपसे पूछा गया है। तो दूध का तो भाई है नहीं, वायु का है नहीं, ठीक है। इसके बाद इसका भी नहीं है। अच्छा, समुद्र का तो लेना पड़ेगा, आम का नहीं है। सो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा बेटा? आपका समुंदर वाला होगा, ठीक है। अब हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर दा होना चाहिए या धा यहाँ पर सही लिखा हुआ है। मतलब दा जलद वाला हो जाएगा, बादल की कहानी में चला जाएगा, और धा वाला आपके समुंदर में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दा सही रहेगा या धा सही रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक। तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चुनाव करना है बेटा। 3 वर्तनियाँ आपकी एक्चुअली गलत दी गई हैं, एक आपकी सही है, और जो सही है उसी का चुनाव करना है। खष्ट बेटा ऐसा होता नहीं है, खष्ट ऐसा होता नहीं है, खष्टम आपका होता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। खष्टम नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बेटा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है बेटा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो मैंने आपको शायद बताया भी है डिटेल करते समय। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाओं में नीरजा भी है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी है, अतीत के चलचित्र भी हैं, स्मृति की रेखाएं भी हैं। ओके, ये सारी की सारी हैं। सो ऑप्शन नंबर सी के लिए बेटा इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर आप बता पाएँ कब दिया गया था, 1982 में, 83 में, 84 में, 85 में, मतलब आप बताना, ठीक है, कब दिया गया था। चलो अब हम बेटा इसको पढ़ते हैं। ये एक्चुअली क्या है, आपका एक गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश को हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर निकालना है कि एक्चुअली में कौन सा हमारा आंसर होगा। कुछ यहाँ पर गायब भी हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किलें आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना समझाने के लिए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा। मतलब मेन चीज़ जो लिखी है वो ऊपर भाग गई है, आपका गद्यांश दिया गया है, और यहाँ पर बेटा आपके 26 से लेकर के 30 तक के एक्चुअली 5 प्रश्न दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर करना है, ठीक। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्लियर हो गई। अब मैं डिटेल करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। बेटा केरल नारियल का प्रदेश है, बहुत सारे नारियल के वृक्ष हैं यहाँ पर। केरल की भाषा है ना, एक शब्द है केरतल, मतलब केरल की भाषा में एक शब्द आपका केरतल है, और इस केरतल का मतलब क्या है बेटा, नारियल की भूमि, वहाँ पर नारियल है, नारियल नज़र आते हैं, और ऊपर लिखा भी है नारियल का प्रदेश है। बेटा केरतल का आगे चल कर के केरल हो गया है, और नारियल और ताड़ के वृक्षों का झुरमुट भी मिलेंगे, काजू के बगीचे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके बीच बीच में मीलों लंबे लंबे सरोवर, तालाब वगैरह मिलेंगे आपको। इस कारण केरल में वृक्ष बड़े मोहक और बड़े सुंदर सुंदर नज़र आते हैं। इन सरोवरों में अर्थात इन तालाबों में और तट के समुद्र में छोटी छोटी नौकाएं, क्योंकि एक चीज़ आप समझना, केरल आपके क्या है, दक्षिण भारत का एक प्रदेश है, एक राज्य है जो कि समुद्र के साथ काफ़ी सीमा शेयर करता है। तो वही इसमें कह रहा है कि समुद्र के किनारे का मामला, छोटी छोटी नावें समुद्र में हैं, और उसमें बच्चे भी हैं, स्त्री पुरुष जो मस्त मस्त गाना गाते हुए निकलते हैं, बड़ा आनंद लगता है, और ऐसा लगता है जैसे किसी हम परियों के देश में आ गए हों। इस प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अनुपम है। नारियल केरल का क्या है बेटा, कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष है नारियल केरल का। इससे यहाँ पर अनेक उद्योग धंधे चलते हैं। नारियल की रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं बेटा, चटाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, झाड़ू वगैरह दूर दूर पूरे भारत में बिकने के लिए जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। इसकी जटाओं से बेटा गद्दा वद्दा वाले की जो रुई है ना, गद्दा वद्दा भरने का काम होता है। और इसी प्रकार से काजू भी केरल की मुख्य उपज के रूप में काम करती है। यहाँ के नारियल और काजू के व्यापार हमारे देश से लेकर विदेशों तक बहुत जो है काम करते हैं, और बहुत सारा धन हम लोग विदेशों का विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं। ओणम बहुत पूछा जाता है बेटा। ओणम जो है ना, ये केरल का क्या है, प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। ओणम अगस्त से सितंबर के बीच में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, सो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा ऐसी कहा जाता है, ऐसी बातें बोली जाती हैं कि इन दिनों पुराने
पुराणों में, पुराने नहीं होगा यहाँ पर, पुराणों में वर्णित राजा महाबली इस लोक में क्या होते हैं, अपने प्रजा से मिलने के लिए आते हैं और इनके स्वागत के लिए लोग अपने घरों को सजाने का काम करते हैं, प्रकाश वगैरह दीपक वगैरह जलाने का काम करते हैं। एक लाइन आपकी मिस हुई है, मैनेज कर देना, मैं हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सारे आंसर को हम खुद निकालेंगे क्योंकि मोस्टली क्या होगा, आंसर आपको यहीं से निकल करके आएगा। पहला सवाल है कि जनश्रुति का आधार एक्चुअली क्या है। जनश्रुति का आधार क्या है बेटा? जन प्रसिद्धि है, मतलब पूरी देश दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है, बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि मिली हुई है, बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जन प्रसिद्धि हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा यहाँ पर आपका, आपके 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ क्लियर हो गया। मैंने बोला था चिंता की कोई बात नहीं है, एक लाइन गई है तो क्या हुआ, दूसरी लाइन आ जाएगी भाई। केरल के वृक्ष मोहक लगते हैं, ऐसा क्यों? वृक्षों के बीच में मीलों लंबे लंबे सरोवर नजर आते हैं, सो इसी वजह से क्या होता है, सुंदरता है, बड़े मोहक नजर आते हैं। सो आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पैराग्राफ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ी आराम रहती है गद्यांश में, फटाक से पढ़ो, 5 प्रश्नों के उत्तर समेट दो, लेकिन ध्यान से पढ़ लो। प्राकृतिक सौंदर्य का अर्थ क्या है? नारियल और काजू के पेड़ ना, वृक्षों के झुरमुट ना। संपूर्ण परिवेश के सौंदर्य से बात कर रहा है कि संपूर्ण परिवेश का सौंदर्य एक्चुअली में कैसा है। सो ऑप्शन नंबर सी 28 में फिट बैठेगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने, केरल जिस शब्द से निकलता है उसका अर्थ कौन सा है? यार बेटा, केरल जो शब्द निकलता है वो किससे निकलता है? केरतल से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? केरतल से। शुरुआत में ही आपने पढ़ा था पैराग्राफ में। तो राइट आंसर क्या होगा? नारियल की भूमि है इसका मतलब। सो राइट आंसर क्या है बेटा? नारियल की भूमि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, नारियल केरल का कल्पतरु है, इसकी वजह क्या है? इससे यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे डेवलप किए गए हैं, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा वीडियो आपका समाप्त होता है। अब बारी आपकी है। एक्चुअली ना 30 में से आपने कितने सही किए हैं वो आप स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर बंदे की मेहनत पसंद आई है तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक कर दीजिएगा, और आप सुझाव अगर कोई ना कोई दें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।